नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा खास शो मिड डे प्राइम। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। तो आज की पहली बड़ी खबर रहेगी 5 राज्यों में जिस तरह से चुनावी प्रचार जोरों पर है और वहीं प्रधानमंत्री समेत भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता आज केरल में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। दूसरी बड़ी खबर जो हम आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां एटीएस ने एक बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए पाकिस्तान से संचालित एक संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े जो 4 आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया। तीसरी बड़ी खबर होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है उसका 36वां दिन है और ईरान ने तड़के इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। और भी खबरें होंगी, बात करेंगे उस पर विस्तार के साथ, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की प्रमुख हेडलाइंस। 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मियां। केरलम में प्रधानमंत्री मोदी की रैली और रोड शो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की आलपुझा में जनसभा। खरगे पुडुचेरी में करेंगे जनसभा। पश्चिम बंगाल में मालदा हिंसा में एनआईए की जांच दूसरे दिन जारी। एनआईए ने कई जगहों पर चलाया छापेमारी और धरपकड़ अभियान। वहीं वोटरों को धमकाने के आरोप में टीएमसी के 2 नेता गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश एटीएस को मिली बड़ी सफलता। पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़। लखनऊ से 4 आरोपी गिरफ्तार। बड़े हमले की साजिश नाकाम। भारत के एक और एलपीजी टैंकर ने हॉर्मुज स्ट्रेट को किया पार। 44,000 मेट्रिक टन एलपीजी गैस लेकर आ रहा है टैंकर ग्रीन सानवी। भारत का है 7वां टैंकर। पश्चिम एशिया में संघर्ष के 36वें दिन ईरान का इजराइल पर हमला। इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान का एक और अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा। और शुरुआत करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों के साथ जनादेश में। तो 5 राज्यों में चुनाव प्रचार चरम पर है। केरलम में विधानसभा चुनावों के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई बड़े नेता आज केरलम में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तिरुवल्ला में एनडीए की जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद तिरुवनंतपुरम में रोड शो का कार्यक्रम है। इस दौरान वो राज्य में बीजेपी और एनडीए में किस तरह से जो ताकत है उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री दोपहर में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सड़क मार्ग से तिरुवल्ला जाएंगे और जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके बाद वो वापस तिरुवनंतपुरम में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। इस रोड शो में शहर के केंद्र में स्थित किललपलम जंक्शन से करमना तक करीब 1.5 किलोमीटर ये लंबा रोड शो है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेमोम से उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर, उम्मीदवार आर श्रीलेखा, वीवी मुरलीधरन और करमना जैन भी प्रधानमंत्री के रोड शो में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से एनडीए उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। तिरुवनंतपुरम और तिरुवल्ला में जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में आयोजित इन कार्यक्रमों के जरिए पार्टी ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भाजपा नेता जगत प्रकाश नड्डा रोड शो में शामिल हो रहे हैं। नड्डा न्याटिनकारा में टीबी जंक्शन से टाउन तक एस राजशेखरन नायर के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने देश की प्रगति और नागरिकों के कल्याण के लिए भगवान पद्मनाभ से प्रार्थना की है। वहीं भाजपा के कई बड़े नेता आज केरल में चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा नेता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेरम्बवूर में जीबी पथियक्कल के समर्थन में दोपहर 3:30 बजे रोड शो करेंगी। इसके बाद शाम 6 बजे मनालूर विधानसभा क्षेत्र में मनापड़ी से पवारत्ती तक एडवोकेट के अनीश कुमार के समर्थन में रोड शो में शामिल होंगी। भाजपा नेता किरेन रिजिजू चिरक्कारा के रॉयल पैलेस ऑडिटोरियम में के बालाकृष्णन के समर्थन में आयोजित जनसभा में हिस्सा लेंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरलम के अलपुझा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एलडीएफ सरकार पर जमकर हमला बोला। Disturbing him and many workers of the left front is that there is a hidden hand today that is running the LDF government. The hidden hand is communal. It does not accept the Constitution of India. It divides the people of India. It attacks the people of India, humiliates the people of India. इसके अलावा राहुल गांधी इडुक्की के कटप्पना में चुनावी जनसभा करेंगे। वहीं इसके अलावा फोर्ट कोच्चि और एर्नाकुलम जिले के कुन्नाथुनाड में चुनावी जनसभा का कार्यक्रम है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पुडुचेरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वो आज शाम 4 बजे अन्ना थिडाल में कांग्रेस के पक्ष में जन समर्थन मांगेंगे। केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर पर कल शाम वंडूर में 5 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर हमला कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। शेष आरोपियों की पहचान कर ली गई और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि घटना उस समय हुई जब थरूर कांग्रेस नेता एपी अनिल कुमार के चुनावी अभियान कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। प्राथमिकी के मुताबिक 2 वाहनों में सवार आरोपियों ने सांसद के वाहन को रोका। जब सुरक्षाकर्मी ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो उस पर और चालक पर कथित तौर पर हमला किया गया। और चुनावी अपडेट्स को साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आइए सीधा उनका रुख करते हैं। केरलम से इस वक्त धीरज कुमार हैं और साथ ही साथ असम से अश्वनी मिश्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धीरज का रुख करें। धीरज, आज प्रधानमंत्री की भी कई अहम कार्यक्रम हैं। अगर बात करें मिशन साउथ को लेकर, किस तरह से वहां पर जनता उत्साहित है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? बिल्कुल सही कहा। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री केरल के तिरुवला के इस मैदान में पहुंचेंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग यहाँ प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं, उनसे एक कह सकते हैं कि एक मुलाकात करने के लिए आए हैं। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा में जो उत्साह है, जो उमंग है लोगों में, उस उमंग को इस पंडाल में देखा जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि स्थानीय और पारंपरिक जो उनका परिधान होता है, उस परिधान में किस तरीके से महिलाएं यहाँ पहुँची हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री के अभिवादन को स्वीकार करने के लिए वो यहाँ तैयार हैं। और जिस तरीके से जो केरल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय जो बनाने की एक मुहिम शुरू की है, और जैसा कि आप विश्लेषक भी बता रहे हैं कि केरल की जो 50 ऐसी विधानसभा सीटें हैं, उन विधानसभा सीटों में त्रिकोणीय मुकाबला है और बाकी की जो सीटें हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जो कड़ा मुकाबला है उस मुकाबले में बनी हुई है। और जो अगर हम 2021 के चुनाव की ही हम बात कर लेते हैं आंचल, तो 2021 के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना खाता भी नहीं खोल पाई है पाई थी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े मुकाबले की तरफ या कह सकते हैं कि केरल के चुनाव को दिलचस्प बनाने के मूड में जुटी हुई है। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में 7 ऐसी विधानसभा की सीटें थी जहां भारतीय जनता पार्टी दूसरी नंबर की पार्टी बनी थी, मतलब सेकंड पोजीशन पर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश होगी कि उन सीटों को जरूर जीता जाए जिस सीटों पर वो दूसरे नंबर पे आई थी। और जो सबसे बड़ा जो मसला है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की यहाँ रैली हो रही है, हमने पलक्कड़ की रैली देखी, आज शाम में तिरुवनंतपुरम की रैली है और अभी तिरुवला की रैली है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं कि पीछे नहीं हटना है, मुकाबले में डटे रहना है। और आप देख सकते हैं कि इस पंडाल की अगर हम बात कर ले तो काफ़ी संख्या में देख सकते हैं कि स्थानीय परिधान में जो महिलाएं हैं वो पहुंची हुई हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ महिलाओं से बात भी करूंगा तो कि वहाँ इतनी गर्मी में अगर वो यहाँ पे पहुँचे हैं और लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका है, 2 घंटे से वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आगमन का, और वो घड़ी अब आने ही वाली है क्योंकि अब से थोड़ी ही देर के बाद जो प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आप यहाँ आए हैं रैली में, अहम कार्यक्रम है धीरज, और कई जो अलग दूसरे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव
होने वाले हैं वहां पर भी दिग्गज चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं असम से, अश्विनी मिश्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। अश्विनी, अभी हम हाल ही में जब असम होकर आए तो हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अंडर करंट्स फेस कर रही है और मुकाबला बहुत जगह पर एक तरफा हो रहा है। ऐसे में ग्राउंड पर क्या माहौल है जब आप लोगों से बात करते हैं? खासतौर पर तमाम दिग्गज नेता दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के जो हैं वो चुनावी प्रचार प्रसार में इस वक्त कूद चुके हैं। आंचल, अगर देखें तो यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। मैं जोरहाट में हूँ। जोरहाट वो सीट है जहाँ से कांग्रेस के लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई और साथ ही साथ यहाँ के पीसीसी के अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई मैदान में है। उनका मुकाबला 5 बार के विधायक रहे हितेंद्र नाथ गोस्वामी से है। अगर देखें तो यहाँ से लोकसभा चुनाव वो जीते थे, लेकिन अब उनको कांटे की टक्कर दे रहे हैं 5 बार के एमएलए रहे हितेंद्र नाथ गोस्वामी। अन्य सीटों की अगर बात करें तो हर जगह मुकाबला बेहद करीबी है। 14 सीटें ऐसी थी पिछले विधानसभा चुनाव में जिसमें हार जीत का अंतर केवल 5000 तक का था। 5000 तक का अंतर विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ नहीं होता है। भाजपा अपने एनडीए सहयोगी दलों के साथ पूरी तरीके से एकजुट है, इंटैक्ट है। भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, इनकी सीट शेयरिंग भी बहुत पहले क्लियर हो चुकी थी। इनमें किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं रहा। हर प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा चुनाव में समय रहते ही प्रचार के लिए पहुंच गया। लेकिन वही कांग्रेस को अगर देखें तो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव शुरू होने के पहले से ही झटके लगने शुरू हुए। प्रद्युत बारदलोई जो कि नौगांव से एमपी थे, उन्होंने भाजपा का हाथ छोड़ के कांग्रेस का हाथ छोड़ के भाजपा का दामन थामा और वो दिसपुर से इस समय जो है कंटेस्ट कर रहे हैं। कमलाख्या डे पुरकायस्थ, ये उन्होंने भाजपा को, कांग्रेस को छोड़ा। इसके अलावा भूपेंद्र बोरा ने कांग्रेस को छोड़ा। 3-4 और बड़े नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा। तो इस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं बिखरी हुई नजर आती। कांग्रेस की रणनीति ये है कि कांग्रेस में भीतरघात करने वाले नेताओं से दूर रहना। कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं, क्योंकि अब भाजपा में कई संख्या में कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं, तो इस तरीके से जो उनकी चुनावी रणनीति है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनका जो समर्थक दल है, जो उनके प्रशंसक और समर्थक है, वो भी कहीं ना कहीं एक होते हैं। तो कांग्रेस के सामने कई चुनौतियाँ हैं। उससे बड़ी भी चुनौती ये है कि अब ओवैसी और एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, इन्होंने खम ठोक दिया है, ताल ठोक दिया है। ओवैसी पहुंच चुके हैं। जब गुवाहाटी और अन्य इलाकों में वो रैलियां करते हैं तो लाखों की भीड़ में अल्पसंख्यक की भीड़ जुड़ती है और वहाँ पर जो नारे लगते हैं, मियाँ जिंदाबाद के नारे। और मियाँ, मैं बता दूँ, वो स्थानीय यहाँ के भारतीय मुस्लिम नहीं है। मियाँ यहाँ पर असम में उन मुसलमानों को कहा जाता है जो बांग्लादेश से 70 के दशक में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश के उदय के समय वहाँ से बड़ी संख्या में आए और यहाँ की उन्होंने डेमोग्राफी चेंज कर दी। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है अवैध घुसपैठ का, इविक्शन का, बेदखली का। और उसमें ये राजनीतिक दल जब ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुँचाता है। तो निश्चित तौर से मुकाबला दिलचस्प है। जनादेश देगी जनता 9 तारीख को, और परिणाम जो है वो जनादेश के परिणाम जो है वो आएंगे 4 मई को। देखना दिलचस्प होगा। आंचल, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो बयानबाजी है, किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें पॉलिटिकल माइलेज देती हुई नजर आएगी, ये भी देखना होगा। लेकिन इसका फायदा जो है वो किससे मिलेगा और जनता किस तरह से फैसला देगी, अभी वक्त है। अब सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ निशांत राय भी जुड़ गए हैं तमिलनाडु से। निशांत, अगर हम बात करें, नॉर्थ और साउथ की पॉलिटिक्स काफ़ी अलग होती है और ऐसे में जो फ्रीबीज देने का कल्चर है वो साउथ की पॉलिटिक्स में देखा जाता है। अभी अगर देखें हम मिशन साउथ को कैसे विजयी अभियान बनाना है, किस तरह से जो तमाम पार्टियां हैं वो चुनावी बिगुल बजने के बाद इस चुनावी समर में कूद रही हैं। देखिए, फ्री बीज को लेकर साउथ में अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बहुत पहले से साउथ में कल्चर रहा है। और इस बार भी तमाम राजनीतिक दलों की, चाहे डीएमके की बात करें या डीएमके की बात करें, तो फ्री बीज की कई सारी घोषणाएं नज़र आ रही हैं। टीवी फ्रीज से लेकर तमाम चीज़ें बांटने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे अहम हो जाता है कि इस बार साउथ के जो राजनीतिक दल है, अगर सत्तारूढ़ डीएमके की बात करें तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, अपोजिशन में एआईडीएमके की बात करें तो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, साथ में विजय जैसे एक्टर ने नई पार्टी बनाई है, चुनावी राजनीति में आए हैं। इसके अलावा भी अन्य निर्दलियों ने जो है एक तरीके से सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों के होश पाख्ता किए हुए हैं, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत इस समय
पूरी तरीके से त्रिकोणीय नजर आ रही है। जी। एक बड़ी वजह और सामने निकल कर आ रही है, सीटों के बंटवारे को लेकर चाहे डीएमके और कांग्रेस में भी नाराजगी देखने को मिली थी, वहीं दूसरी तरफ अन्य जो गठबंधन है उनमें भी कुछ इस तरीके की नाराजगी सीटों के बंटवारे को देखने हुए मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार तमिलनाडु में 6 करोड़ वोटर टोटल हैं और उसमें से लगभग 1.25 करोड़ जैन जी वोटर हैं, जिन पर नजर तीनों ही राजनीतिक दलों की है। तीनों ही राजनीतिक दलों ने बेरोजगारी भत्ते और तमाम दोनों जो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है उन्होंने बेरोजगारी भत्ता और तमाम चीजों की यहाँ पर घोषणा की है, लेकिन जैन जी किसके साथ जाएगा एक बड़ा सवाल है। दूसरा, यहाँ पर महिलाओं को लेकर जो राजनीति हो रही है, चाहे एआईडीएमके की बात करें या डीएमके की बात करें, दोनों तरफ कई सारे महिलाओं के लिए वादे किए गए हैं, लेकिन महिला किस तरफ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि विजय के आने के बाद से एमजीआर, जयललिता और फिर विजयकांत, रजनीकांत, कमल हसन और अब विजय थलपति विजय, ये साउथ में इस तरीके से राजनीतिक दल कई सारे एक्टर्स ने बनाए हैं और विजय खासकर ऐसे समय में आए हैं जब एआईडीएमके और डीएमके के लगातार शासन रहे हैं। और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अगर वो जैनजी वोटर लेने में कामयाब रहे और 5 से 6% से ज़्यादा अगर उनका वोट प्रतिशत रहा तो तमिलनाडु की जो सियासत है वो त्रिकोणीय देखने को मिल सकती है। इस बार अगर बात की जाए तो भाजपा चूंकि एआईडीएमके के साथ गठबंधन में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव है वो भी देखने को मिल रहा है। कल ही भाजपा ने अपनी 27 सीटों की घोषणा की थी। उन 27 सीटों में हाई प्रोफाइल चेहरे भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्षा, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और तमाम पूर्व राज्यपाल को यहाँ पर टिकट दिया भाजपा ने। और इसी तरीके से कांग्रेस ने भी अपने दिग्गजों को, जो कि डीएमके के साथ गठबंधन में यहाँ पर उतारा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार तमिलनाडु में जो चुनावी मुकाबला है काफी रोचक होने वाला है। दोनों तरफ से जो आजमाइश चल रही है, लेकिन सारा दामोदार जो है वो जैन जी के ऊपर है कि जैन जी किसको चाहते हैं, जैन जी किसको पसंद करते हैं और जो जैन जी का वोट हासिल करने में कामयाब होगा। फर्स्ट टाइम वोटर्स किस तरह से अपने संवैधानिक अधिकार यानी मतदान की इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके वोट प्रतिशत को बढ़ाएंगे, ये देखना होगा। एक बार फिर से चलते हैं धीरज के पास जो कि केरलम से मौजूद है। धीरज, अगर केरलम की राजनीति की बात की जाए, कौन से वो मुद्दे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में जो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जब जनता जनार्दन घर से वोट के लिए निकलेगी तो मुद्दे हावी रहेंगे या किस तरह की जो राजनीति वहां चल रही है? देखिए, अगर केरल की बात कर ले तो यहाँ का जो सबसे बड़ा जो चुनावी मुद्दा है वो यहाँ का माइग्रेशन है। हम जानते हैं कि बीते 10 सालों से केरल में एलडीएफ की सरकार है और एलडीएफ की सरकार की ये नाकामी रही है कि वो यहाँ पे उद्योग धंधे को लाने में असफल रही है। किसानों की अपनी समस्याएं हैं, रबर के किसानों की समस्याएं हैं और धान के किसानों की समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ चावल सबसे अधिक उपजाया जाता है। उनके जो एमएसपी के जो दाम हैं उसको सॉर्ट आउट करने में जो एलडीएफ की जो सरकार रही है वो विफल रही है। जो पलायन है वो खाड़ी के देशों में हुआ है, यूरोपियन देशों में हुआ है। आप यहाँ के घरों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि घर तो बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन उस घर में केवल बूढ़े लोग रुके हुए हैं, क्योंकि जो उनके बच्चे और या उनके जो उनकी बहू है वो विदेशों में है। जी। तो यहाँ के लोगों की जो मुख्य समस्या है कि किस तरीके से लोग यहाँ रोजगार का सृजन किया जाए और उस बिल्कुल, तो एंटी इनकम्बेंसी और रोजगार सृजन एक दो बड़े मुद्दे हैं जो इस बार केरलम चुनाव की काया पलट सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, अश्विनी आपका असम से, निशांत आपका तमिलनाडु से और धीरज आपका केरलम से जुड़ने का और इन तमाम चुनावी अपडेट्स को साझा करने का। और क्योंकि बात हम चुनावों से जुड़ी हुई कर रहे हैं तो आइए रुक करते हैं असम का। अवैध घुसपैठ का मुद्दा असम में दशकों से राजनीति के केंद्र में रहा और इसी के चलते अगर हम असम आंदोलन की बात करें तो वो हमेशा से सुर्खियों में रहा। और जब हम चुनावी रैलियों की बात कर रहे हैं या खास तौर पर घुसपैठ के मुद्दे पर लगातार भाजपा हमलावर है और वो कह रही है कि किस तरह से जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो कैसे जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनका फायदा लोगों तक नहीं पहुंच पाता था पहले, और कम से कम एक दशक में तस्वीर बदली है। तो इस अवैध घुसपैठ का मुद्दा असम में दशकों से कैसे राजनीति को बदलता हुआ है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 1,25,000 एकड़ भूमि जो अनधिकृत रूप से घुसपैठियों ने कब्जाई थी, वो भूमि को
वापस लेकर वहां श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर भव्य सत्र बनाने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा ने। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार का दावा है कि वर्तमान सरकार ने अवैध घुसपैठियों से 1.25 लाख बीघा से अधिक जमीन खाली कराई है और अगर दोबारा सरकार बनी तो ये प्रक्रिया और तेज होगी। असम में अवैध घुसपैठियों की समस्या असम के मूल निवासियों की संस्कृति, सामाजिक और भाषाई पहचान की रक्षा से जुड़ा मुद्दा है, तो यह राज्य के संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ और असमिया अस्मिता पर पड़ रहे प्रभाव का भी मुद्दा है। भाजपा का कहना है कि 4 मई को जनादेश हासिल होने के बाद आने वाले समय में कम से कम 5 लाख बीघा जमीन से अवैध घुसपैठियों को बेदखल किया जाएगा। अभी माइग्रेशन फ्री होने जा रहा है, तो 1,50,000 बीघा जमीन ऑलरेडी एवेक्टेड वहाँ खाली कराया गया है और अनदर 5 लाख बीघा जमीन को आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ पर एवेक्शन करना है, डिक्लेयर्ड है। घुसपैठ के मुद्दे को विपक्षी दल भी जोर शोर से उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की कार्रवाई के नाम पर असली भारतीय नागरिकों को ही निशाना बनाया है और उन्हें कथित तौर पर परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता बहुसंख्यक हैं। ये सब पॉलिटिकल इश्यूज है, बाकी कुछ है नहीं। वो जैसे मान लीजिए पोलराइज करने के लिए ये सब बोलते हैं, ये उन लोगों का इलेक्शन जुमला है, बाकी कुछ नहीं है। राजनीतिक दल असम में अवैध घुसपैठ के मुद्दे को राज्य की अस्मिता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर पेश करते हैं। भाजपा नीति वर्तमान सरकार ने गत 10 वर्षों में इस पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। अवैध प्रवासियों का निष्कासन 1950 के तहत, जिससे निष्कासन की प्रक्रिया तेज हो। एनआरसी में न शामिल लोगों के आधार नहीं बनाने का निर्णय। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पहली बार आधार कार्ड बनवाने पर प्रतिबंध। जमीन हस्तांतरण पर एसओपी। धार्मिक समुदायों के बीच जमीन के हस्तांतरण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया। जमीन हस्तांतरण से पहले जिला प्रशासन द्वारा जांच। अवैध प्रवासियों को पकड़ने के बाद सीधे सीमा पार वापस भेजने का चलन अब एक नियमित प्रक्रिया होगी। 2019 में एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित की गई, जिसमें लगभग 19 लाख लोग शामिल नहीं थे। एनडीए गठबंधन इसे पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को अपने अपने राजनीतिक लाभ के लिहाज से जनता के सामने रख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सरकार द्वारा बेदखली की प्रक्रिया पर भी मुख्य राजनीतिक दलों में परस्पर विरोधी बयानबाजी जारी है। कांग्रेस ने इलीगल एक्ट बना के असम में मियाँ मुसलमान को रखने का, बसाने का काम किया था। एविक्शन बांग्लादेशी को भगाने के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग सपोर्ट में हैं। राज्य सरकार का दावा है कि 1.5 लाख बीघा से अधिक जमीन घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है, तो विपक्ष सवाल करता है कि इतनी बड़ी जमीन से हटाए गए लोग गए कहाँ, उनकी तादाद क्या थी, वो कहाँ भेजे गए। यह असम की राजनीति का बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ये समाज पर प्रभाव डालने वाला बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ की पहचान और यहाँ की अस्मिता और संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये मुद्दा चुनाव प्रचार में उठता है, जैसे जैसे प्रचार बढ़ेगा ये मुद्दा गरमाएगा, लेकिन इस मुद्दे का चुनाव पर क्या प्रभाव होगा ये जनादेश बताएगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, सीजूबाड़ी, हाथीगांव। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में प्रसिद्ध संगीतकार थिरु रमेश विनायकम से विशेष मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनके अभिनव गमक बॉक्स नोटेशन सिस्टम की सराहना की है। वहीं इस मुलाकात का वीडियो प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। प्रधानमंत्री ने विनायकम के कार्यों को भारतीय संगीत को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने की दिशा में इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया है। That is Bilaval and this Shankaravarna. All these things comes out only because of the oscillations of the gamakas. That gamakas were never written, thought to be not writable at all. So I invented this in 2009. I'm going to ask you to be a 7-year-old for 10 minutes. I'm going to make you play Vande Mataram. Sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa, sa, re, sa, re, ga, pa, dha. It's a simple application. Ga, ga, ma, pa, dha, ni.
Mataram. Vande Mataram. There has never been a science and technology for music. It has only been traditional. So our music has to be connected to the most advanced technology, which is possible now through the system thing. This is the first time this technology, I have patented that also. So this has to be implemented by writing all the music of India and then feeding it to the AI and machine learning and bring a complete knowledge repository for the whole country. You are so emotional. इस दौरा वक्त के लिए हमने 20 years खर्च किया सर. Whenever somebody learns Gamaka box from me, sir, I give him a pencil and a rubber and that black banister that you have been as my student, sir. Rama naam mein tudi Rama naam mein tudi Rama naam mein Shruti Rama naam mein tudi. Wow. वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मदुरई के मेलूर क्षेत्र में एआईएडीएमके उम्मीदवार पेरिया पुल्लन सेल्वम ने अनोखे तरीके से चुनावी प्रचार किया। सेल्वम ने मेलूर के पास वेलालूर गांव में पहुंचकर स्थानीय परंपराओं का पालन करते हुए ग्रामीणों से समर्थन मांगा। वेलालूर अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए एआईएडीएमके उम्मीदवार वेलालूर पहुंचे। वहां गांव के बुजुर्गों की उपस्थिति में पान के पत्ते चढ़ाए, मतदान के लिए अनुष्ठान किया। यहाँ अजयकथमन मंदिर जो है उससे जुड़ी एक पुरानी प्रथा है। उसके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार गांव के बुजुर्गों के पास बिना ऊपरी वस्त्र पहने जाते हैं। इस दौरान वो पान के पत्ते और सुपारी उन्हें अर्पित करते हैं और बुजुर्गों के सामने झुककर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए सेल्वम ने भी वेलालूर पहुंचकर बुजुर्गों के समक्ष पान के पत्ते चढ़ाए, विधि विधान के साथ अनुष्ठान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और पूरे माहौल में पारंपरिक रंग देखने को मिला। बात पश्चिम बंगाल की, जहां के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने और हिंसा भड़काने के मामले में एनआईए का एक्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। बीती रात देर तक चली जांच के बाद शनिवार सुबह से ही एनआईए की टीम फिर सक्रिय हो गई। पुलिस के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी, धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बुधवार रात न्यायाधीशों को सुरक्षित बाहर निकालने में इस्तेमाल की गई पायलट गाड़ी की भूमिका को लेकर भी जांच तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में पायलट वाहन के चालक और संबंधित अधिकारियों को ब्लॉक कार्यालय में तलब कर पूछताछ की जा रही है और इसी दौरान पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा जाने की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन ब्लॉक कार्यालय में एसआईआर की सुनवाई का काम फिलहाल पूरी तरह बंद कर दिया। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए मोथाबाड़ी कांड में बंधक बनाए गए 7 न्यायाधीश इस समय मालदा शहर के एक निजी होटल से अपने न्यायिक कार्यों का संचालन कर रहे हैं। होटल परिसर को केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में रखा गया है, जहां सुरक्षा के बीच सुनवाई की पूरी प्रक्रिया जारी है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंतरिक बलों की तैनाती की गई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मालदा में कारियाचक हिंसा से जुड़े मुख्य आरोपी मुफकुरुल इस्लाम को 14 दिन की पुलिस हिरासत और अकरमुल बागानी को 6 दिन की हिरासत में भेजने का विशेष कोर्ट ने आदेश दिया। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने बीडीओ कार्यालय के घेराव के लिए भीड़ को भड़काया। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि न्यायिक अधिकारियों को कार्यालय के अंदर ही 9 घंटों से ज्यादा समय तक बिना भोजन और पानी के बंधक बनाकर रखा गया। ये विरोध मतदाता सूची के नाम जोड़ने की मांग को लेकर किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए की 40 सदस्यीय टीम मालदा में है और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच चल रही है। खास तौर पर अधिकारियों को छुड़ाने के दौरान हुए हमले भी की जो बारीकी से पड़ताल की जाएगी। और वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच आचार संहिता के उल्लंघन पर अगर देखा जाए तो चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया। पूर्व बर्धमान जिले के खंडघोष विधानसभा क्षेत्र में तैनात ज्वाइंट बीडीओ और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ज्योत्सना खातून पर कार्रवाई करते हुए उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। चुनाव आयोग ने न सिर्फ उन्हें पद से हटाया बल्कि उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी
आदेश जारी किए। इस कार्रवाई से साफ संदेश दिया गया कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जनादेश से ही जुड़ी हुई खबरों पर रहेंगे बने, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ हमारी टीम नहीं जीती, पूरा देश जीत गया। उस पल हर खिलाड़ी और हर देशवासी गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन ये जीत अचानक नहीं आई। वर्ल्ड कप के दौरान कोच और हमारा सपोर्ट स्टाफ हर टीम के आंकड़े और स्टैट्स इकट्ठा करते थे। इन्हीं आंकड़ों से हम रणनीति बनाते थे और फिर मैदान पर उतरकर उसे सच कर दिखाते थे। ठीक इसी तरह देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब एन्यूमरेटर आपके घर आए, उनका स्वागत करें। वो आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपके जवाबों से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े। फिर इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं, ताकि हर जन तक पहुंचे प्रगति और विकास। इसीलिए जब एन्यूमरेटर आपके घर आए तो उन्हें सही और सटीक जानकारी जरूर दीजिए, क्योंकि जैसे सही रणनीति से मैच जीता जाता है, वैसे ही सही आंकड़ों से देश आगे बढ़ता है। हमारी जनगणना, हमारा विकास। ब्रेक के बाद बेहद स्वागत है। रुक करते कुछ अन्य खबरों का जो कि चुनाव से ही जुड़ी हुई है। तृणमूल को वोट दीजिए, नहीं तो घर बैठिए, ये धमकी भरे शब्द हैं टीएमसी नेता राजू मंडल के। एक कैंपेन के दौरान उन्होंने जनता को सीधे सीधे तौर पर धमकी दी। कमीशन के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि कमल के फूल पर वोटिंग नहीं हो सकती। अगर वोटिंग में कोई दिक्कत है तो जाकर वोट देने की जरूरत नहीं। मैं आपके घर चना बड़ा और रसगुल्ला भेजूंगा, नहीं तो आपको तृणमूल को वोट देना होगा। इस साल अपना वोट बर्बाद मत करना, बीजेपी को एक भी वोट नहीं दिया जा सकता। अगर आप तृणमूल के अलावा किसी और को वोट देना चाहते हैं तो अपने घर से बाहर मत निकलना। इस धमकी भरे बयान के बाद चुनाव आयोग के आदेश पर पुलिस ने मुर्शिदाबाद से राजू मंडल को गिरफ्तार किया। कमिश्नर ने पुलिस को एक्शन लेने का ऑर्डर दिया। जनता अब ये सवाल पूछ रही है, लोकतांत्रिक देश में ये हिम्मत आखिर कहां से आ रही है? जनता का मत टीएमसी के खिलाफ है और सिर्फ इसलिए टीएमसी ने धमकी देकर जनता को डराकर चुप करवाने का तरीका अपनाया। हालांकि लोगों ने पहले ही मन बना लिया कि उनके लिए भरोसे का रास्ता जो है वो साफ है, क्योंकि डर की पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं होती। पश्चिम बंगाल के संबंध में बीजेपी नेता अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर बताया, देवली प्रथम ग्राम पंचायत के एक अन्य टीएमसी गुंडे हाफिजुल मोल्ला प्रधान को मतदाताओं को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मतदाताओं का प्रयास ये है कि टीएमसी नेताओं की जो 2 गिरफ्तारियां हैं वो ये स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि जो डराने धमकाने का प्रयास उनको लेकर किया गया, कि चुनाव आयोग ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। इससे यह मजबूत संदेश मिलता है कि आगामी चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। बदलाव के लिए मतदान करें। दरअसल कैनिंग पूर्व से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी बहरुल इस्लाम के समर्थन में आयोजित एक प्रचार सभा में देवली 1 ग्राम पंचायत के प्रधान हाफिजुल मोल्ला पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगा। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में हाफिजुल मोल्ला कथित तौर पर यह कहते हुए सुनाई दिए कि 29 अप्रैल को वोट है और 4 मई को मत करना। जो लोग हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं, 4 मई के बाद उन पर स्टीम रोलर चलाया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस विवाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए हाफिजुल मोल्ला की गिरफ्तारी की है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के 36 नेताओं को दी जा रही भारी पुलिस सुरक्षा पर कड़ी आपत्ति जताई। आयोग ने इसे पक्षपातपूर्ण बताते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता को 2 से 3 दिनों में निष्पक्ष समीक्षा करने का आदेश दिया। सूत्रों की माने तो चुनाव घोषणा से पहले 832 टीएमसी नेताओं, 144 अन्य लोगों की सुरक्षा में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, जो आयोग की अनुमति के बिना जारी किया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आपराधिक मामले वाले जमानत या पैरोल पर बाहर नेताओं और नियमों के विरुद्ध सुरक्षा पाने वालों की सुरक्षा हटाई जाए। साथ ही लंबित गैर जमानती वारंटों को लागू करने के निर्देश दिए गए। अब तक बंगाल पुलिस की ओर से अनुपालन रिपोर्ट न मिलने पर आयोग नाराज है। और वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए।
आयोग ने राज्य में 4,660 सहायक ऑक्सिलरी मतदान केंद्र बनाने को मंजूरी दी। ये अतिरिक्त मतदान केंद्र उन क्षेत्रों में बनाए गए हैं जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से ज्यादा है, ताकि भीड़ कम हो, मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो पाए। इसके अलावा मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 321 मतदान केंद्रों के स्थान में भी बदलाव किया गया। इस पहल का उद्देश्य मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित करना है। इन नई व्यवस्थाओं के बाद पश्चिम बंगाल में कुल मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 85,000 से ज्यादा हो गई। चुनाव आयोग का ये कदम अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फिलहाल जनादेश में इतना ही, लेकिन आगे भी हम चुनावी राज्यों से जुड़े तमाम अपडेट्स लगातार इस मंच से करते रहेंगे साझा। और अब बात उत्तर प्रदेश एटीएस की, जिसने एक बड़ी साजिश का खुलासा करते हुए पाकिस्तान से संचालित एक संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मेरठ निवासी साकिब उर्फ डेविल और अरबाब तथा गौतम बुद्ध नगर जिला निवासी विकास गहलावत उर्फ रौनक और लोकेश उर्फ पपला पंडित उर्फ बाबू उर्फ संजय के रूप में हुई। गिरोह के सदस्य देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, रेलवे सिग्नल बॉक्सेस और गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों को निशाना बनाने की योजना थी। साथ ही राजनीतिक व्यक्तियों की रेकी कर उनकी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही थी। इसके बदले आरोपियों को क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे मिलते थे। एटीएस के अनुसार आरोपियों ने गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में कई स्थानों की रेकी की। कुछ जगहों पर छोटी आगजनी की घटनाएं भी की, जिनके वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे गए। 2 अप्रैल 2026 को यह गिरोह लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सिग्नल और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था। लेकिन इससे पहले एटीएस टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की। और इसी बड़ी खबर पर लखनऊ से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सिंह। विकास, तो यूपी एटीएस की बड़ी सफलता हम कह सकते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इन चारों लोगों को जो पकड़ा गया था, ये 4 बाग रेलवे स्टेशन पर थे और रेलवे सिग्नल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय इनको एटीएस ने धर दबोचा और इनसे जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये कहीं ना कहीं अगर इनके संबंध पाकिस्तानी मॉड्यूल्स से थे और ये लगातार रेकी करने का काम करते थे। जो जानकारी अधिकारियों के अनुसार कुछ सामने आई है, उनमें इन्होंने गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में कई स्थानों पर जाकर बड़े संस्थानों की रेकी की, खासतौर से जो गैस सिलेंडर हैं वाले ट्रक हैं उनकी रेकी की और कुछ चिन्हित राजनीतिक लोगों की, जो प्रतिष्ठित राजनेता हैं, उनकी रेकी की। ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अगर हम देखते हैं तो इसमें यह कह सकते हैं कि लो कास्ट हाई इम्पैक्ट वाली इनकी रणनीति इस मॉड्यूल्स की थी। ये एक साधारण गैंग नहीं है, इसके तार सीधे पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़े हैं। आईएसआई के ये मॉड्यूल्स हैं और जिस तरीके से साकिब इस टीम का लीडर था, और इससे जांच करने के बाद पता चलेगा कि इन जैसे लोग कोई और कहां सक्रिय हो सकते हैं। चूंकि साकिब के से जो पूछताछ अभी शुरुआत में पता चला है कि ये लोग आगजनी के काम करते थे, दहशत फैलाने का काम करते थे और ख़ास तौर से रेलवे सिग्नल हो, ट्रक हो जिनमें गैस सिलेंडर भरे हुए हों, इन्होंने कई छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास भी किया था। और ये सारे वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजते थे। ये सोशल मीडिया का प्रयोग करते थे, जिनमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हुआ, सिग्नल हुआ, ये इन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते थे। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी और खास तौर पर सोशल नेटवर्किंग के जरिए किस तरह से जो पाकिस्तानी आगा हैं उन तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाई जाती थी। जी बिल्कुल, और इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि ये लोग जो छोटी छोटी घटनाएं करके दहशत फैलाने का काम करते थे और अपने काम के बदले में वो सबूत अपने सोशल मीडिया के द्वारा पाकिस्तान भेजते थे। और इसके बाद जो ये रेकी कर रहे थे कई संस्थानों की, रेलवे सिग्नल की या विभिन्न राजनेताओं की, तो कहीं ना कहीं आगे की कोई बड़ी प्लानिंग भी हो सकती है वहाँ पर कि इन जैसे लोगों को के द्वारा सारी फुटेज इकट्ठा की गई, सारी रेकी की गई, इसके बाद एक बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी हो सकती है। इन सभी चीज़ों के दृष्टिकोण से एटीएस अपनी जांच कर रही है। अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर एटीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा इन चारों लोगों को। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये एक बड़ा
तगड़ा जो है रैकेट है या कहें ये आतंकी साजिश का जो खुलासा हुआ है, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि अब पाकिस्तान में बैठे ट्रेंड आतंकियों की जगह यहाँ पर जो लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर लोगों को, कमजोर गरीब लोगों को, उनको धीरे धीरे उनको कट्टरपंथ की सोच उनके अंदर भरी जाती है और इसके बाद उनसे घटनाओं का अंजाम दिलवाया जाता है और उनसे यहाँ की जानकारी प्राप्त की जाती है। ये एक नया ट्रेंड बन रहा है और इसमें माध्यम बन रहा है। सोशल मीडिया को इन्होंने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है और खासतौर से इसके द्वारा, QR कोड के द्वारा इन लोगों के पास पैसे भी आए हैं, इस बात के भी सबूत मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ATS को अपनी जो जांच होगी आगे इस तरीके से करना होगा कि इनके साथी इस तरीके से और तो नहीं है, क्या कुछ अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं और खासतौर से पाकिस्तान में बैठे लोग किस तरीके से इन लोगों को अपने तरफ प्रभावित करते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। विकास, जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो कहीं ना कहीं और कौन लोग इनके साथ सक्रिय हैं उसका भी खुलासा होगा। ऐसे में अगर ये देखा जाए कि जो ये नया ट्रेंड चल पड़ा है, इसे रोकने के लिए किस तरह से पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ब्रेन वॉशिंग और वाइट कॉलर टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिहाज से ये नया आतंकी मॉड्यूल है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरीके से हम देखे थे पिछले दिनों भी कुछ घटनाएं हुई थी और इस घटना को अगर हम देखते हैं तो बेहद ही आम और कमज़ोर लोगों को ये अपने साथ मिलाते हैं, फिर उनसे अपने द्वारा उनको टास्क देते हैं और उन टास्कों को इन्हीं लोगों से पूरा कराते हैं, जिसके बदले में इन लोगों को पैसा देते हैं और साथ साथ इनको वो विचारधारा, इनके अंदर कट्टरपंथी सोच डेवलप करते हैं जिससे कि ये पूरी तरीके से उनके लिए समर्पित होकर काम करें। तो इसमें ATS को जिस तरीके से उसने निगरानी रखी, ये उसकी बड़ी सफलता है कि इन लोगों तक पहुंची है, लेकिन इन लोगों तक पहुंचने के बाद भी उसका अगला काम जारी होगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान में बैठे जो आका हैं, ISI हैं, वो किस तरीके से अन्य लोगों को भी इस तरीके से सक्रिय किए होंगे, कहां सक्रिय किए होंगे, उन सब चीज ATS की जांच का विषय बनेगा और खासतौर से सोशल मीडिया को हथियार ना बना पाए लोग, उस जगह पर ATS को काम करना होगा, वहां पर निगरानी बढ़ानी होगी, किस तरीके से ये सोचना होगा और खासतौर से बड़ी बात होगी जब इनसे पूछताछ आगे की जाएगी और इनके पूछताछ के बाद जो बातें निकलकर सामने आएंगी उस पर ATS काम करेगी। इसमें दो बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये सोशल नेटवर्किंग के जरिए अपने जाल को फैला रहे थे। इसमें साइबर सेल की अहम भूमिका हो जाएगी विकास, और साथ ही साथ जिस मनी ट्रेल को, क्योंकि QR कोड से इनका वित्त पोषण किया जाता था बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए, जिसका भंडाफोड़ किया गया, तो उस मनी ट्रेल को किस तरह ट्रैक करेगी UP ATS? जी बिल्कुल, और इन लोगों को जो इनके बैठे आका हैं, जब इनसे पूछताछ के बाद पता चलेगा कि इनके जैसे वो आका, इनके जानने वाले या इनके अगर कोई नॉलेज में है, सक्रिय और गैंग तो संचालित नहीं है उत्तर प्रदेश में, चूंकि साकिब मेरठ का रहने वाला है और बाकी जो दो लोग हैं वो गौतम बुद्ध नगर से हैं, तो ये स्थानीय स्तर के लोग हैं, ये उनके झांसे में आए या उनसे प्रभावित होकर ये उनके लिए काम करने लगे, ISI के लिए आतंकवादी बने। तो इनके जैसे और कितने लोग अभी फैले हुए हैं यहाँ पर, और उनका जो तरीका है पैसा देने का, इनसे क्या कुछ बातचीत हुई है, किस तरीके से इनको आगे के क्या टास्क दिए गए थे, जो इनसे जानकारियां ली गई, चाहे वो विभिन्न इमारतों की हो, चाहे वो संस्थानों की हो या जो है राजनेताओं की हो, उनके क्या कुछ इरादे हैं, आगे चलकर क्या कुछ प्लान कर रहे हैं, वो सारी जानकारी ATS मिलेगी और उसके बाद वो आगे की कार्रवाई करेगी। जो अन्य जगह है, इस मामले में एक और व्यक्ति को भी जोड़ा जा रहा है, आकिब नाम का शख्स, जिसकी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल है AK-47 लिए हुए, जो संभवतः माना जा रहा है कि दुबई में बैठा हुआ है। तो इन जैसे लोगों को शिकंजे पर कसने के लिए ATS आगे काम करेगी। बिल्कुल, तो ISI की सरपरस्ती में जिस तरह से कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लोगों को ट्रेन कर भारत भेजा जाता है या भारत में उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उसका भंडाफोड़ किया है UP ATS ने। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और साफ तौर पर जिस तरह से ये भंडाफोड़ किया गया है, ये बताता है कि ऐसे कई राज हैं, जब इनसे पूछताछ की जाएगी जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। और आइए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी इस बड़ी खबर की। तो ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जंग का आज 36वां दिन है। ईरान ने तड़के इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। इस बात की पुष्टि इजराइल की सेना द्वारा की गई है। इजरायली सेना ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियां ईरानी जो मिसाइल्स हैं उनको लगातार नष्ट करने का काम कर रही हैं, और ऐसे में रक्षात्मक प्रणालियां इस खतरे से निपटने में लगी हुई हैं। इजराइल के तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों को हवा में नष्ट किया गया।
ईरान के इस हमले में एक व्यक्ति के घायल होने की भी सूचना मिली। इजराइल के मेगन डेविड एडोम आपातकालीन सेवाओं ने कहा कि बनी ब्रैक शहर में एक 45 वर्षीय व्यक्ति को कांच के टुकड़ों से टूटने से मामूली चोटें आईं और उसे अस्पताल ले जाया गया। इजरायली सेना ने आज लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया। इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने हिजबुल्लाह की बुनियादी ढांचा साइटों पर हमला करना शुरू किया। इजराइल के इन हमलों से बेरूत के दक्षिणी उपनगरों से धुआं उठते देखा गया। इससे पहले कल इजराइल की सेना ने दक्षिणी उपनगरों के 7 इलाकों के निवासियों को इलाका छोड़ने की चेतावनी भी दे डाली। और इससे पहले ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीज फायर ऑफर को भी ठुकरा दिया। ईरान की सेमी ऑफिशियल फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार ये प्रपोजल बुधवार को एक तीसरे देश के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया, जिसे ईरान ने मानने से इनकार कर दिया। और वहीं ईरान ने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान भी गिराए। इनमें से एक F-15E फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट है। F-15E फाइटर जेट पर ईरान के अंदर हमला हुआ। इसमें सवार एक क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि दूसरा अभी लापता है। अमेरिकी A-10 अटैक एयरक्राफ्ट पर्शियन गल्फ में गिरा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि विमान क्रैश हुआ, ये मार गिराया गया, ये साफ नहीं है। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स भी ईरानी फायरिंग में हिट हुए। दोनों ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स थे जो F-15E के लापता पायलट के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए गए थे। ये पहली बार है जब करीब 5 हफ्तों से चल रहे इस युद्ध में अमेरिकी विमान गिराए गए। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन घटनाओं का ईरान के साथ बातचीत पर कोई असर नहीं है। और इसी बीच भारत ने एक और कूटनीतिक सफलता हासिल की, जब 7वां एलपीजी टैंकर ग्रीन सांडवी सफलतापूर्वक स्टेट ऑफ हॉर्मुज पार करते हुए मुंबई की ओर बढ़ रहा है। इस टैंकर में करीब 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी का माल लोड किया गया, जो भारतीय बाजार की उच्च आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस जहाज के 7 से 9 अप्रैल के बीच मुंबई पोर्ट पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे देश को एलपीजी की आपूर्ति में और स्थिरता मिलेगी। इसके अलावा भारत के अन्य टैंकर्स ग्रीन आशा और जगविक्रम भी जल्द अपने निर्धारित मार्गों पर यात्रा पूरी करने के लिए तैयार हैं, जो भारतीय कूटनीति की सफलता का एक और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भारत ने इस सफलता के साथ ये दिखाया कि उसकी कूटनीतिक रणनीतियां समुद्री रास्तों पर प्रभावी नियंत्रण विश्व स्तर पर भारतीय ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद कर रही है। और इन खबरों पर ज्यादा अपडेट के साथ अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं। अखिलेश, पहला सवाल तो ये कि आखिरकार जो तमाम ऑफर्स ईरान को अमेरिका द्वारा दिए जाते हैं, ईरान उसे ठुकरा देता है, उसका साफ तौर पर मानना होता है कि वो अनुचित और एक तरफा होते हैं। ऐसे में अब 36वां दिन है युद्ध का और लगातार हम देख रहे हैं कि जो ये समस्या है वो और गहरी होती हुई जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो कमेटी बनाई गई एक तरीके से इनफॉर्मल कमेटी पाकिस्तान के नेतृत्व में, जो सऊदी अरब और इजिप्ट के विदेश मंत्रियों की और तुर्की के विदेश मंत्री की, इन्होंने बातचीत तो की, लेकिन इन बातचीत में कोई ऐसा नतीजा नहीं निकल पाया जो ईरान को आश्वस्त कर सके। और जिस तरीके से पाकिस्तान का पूरा क्रेडेंशियल है, जिस तरीके से वो एक तरफा बहुत दिनों से एक तरफा उनका रुख था कि एकदम अमेरिका के जैसे एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, तो ऐसे में ईरान ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है, पाकिस्तान की मध्यस्थता को भी मानने से इनकार कर दिया है। इस बीच में देखिए, अमेरिका और इजराइल के फोर्सेज ने अभी पश्चिमी ईरान में एक पेट्रोकेमिकल हब था, बहुत बड़ा पेट्रोकेमिकल हब, उस पेट्रोकेमिकल हब को उन्होंने नष्ट कर दिया है, उसे बमबारी की है, तो ईरान को एक और ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उधर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा है कि जो जो उन्होंने बात कही है स्टोन एज में पहुंचा देंगे ईरान को, यह जो है वो एक तरीके से वार क्राइम है। अगर इस तरह से कारपेट बॉम्बिंग की जाती है किसी भी देश पे, तो यह एक युद्ध अपराध है और इस युद्ध अपराध के खिलाफ दुनिया को और संयुक्त राष्ट्र को एक स्टैंड लेना चाहिए। तो अब जब जिस तरीके से अमेरिका के 2 विमान गिरे हैं, यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चोट है और ईरान इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा निश्चित तौर पे आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए बमबारी तो अलग बात है, लेकिन अगर अमेरिका का कोई सैनिक या कोई पायलट पकड़ा जाता है जिंदा, तो निश्चित तौर पे ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है और ईरान उसे देने के लिए भी उसे एक बड़े औजार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तक ईरानी के जो सूत्र हैं
वो बता रहे हैं कि अभी तक इनको पता नहीं चला है कि वो पायलट या जो लोग गिरे हैं वो कहाँ हैं। दोनों जहाजों में दो दो थे, एक वेपन्स ऑफिसर होते हैं जो वहां से हथियार चलाते हैं जहाजों से, और एक पायलट होते हैं, तो मतलब 4 लोग हैं। और उसमें बताया ही जा रहा है कि एक पायलट कम से कम बचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे यह जो है ईरान को एक एडवांटेज के पोजीशन में लाता है। दूसरी तरफ इजराइल का आप देख रहे हैं कि इजराइल की कोशिश ये है कि वो दक्षिणी लेबनान के अंदर सीमा से सटे हुए 30 किलोमीटर पर वो कब्जा करे। उनका कहना है कि बफर जोन हम बनाएंगे, जिसका कि एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अभी तक जो घटना नहीं घटी थी, जो बात नहीं हुई थी, वह लेबनान के अंदर घटेगी कि उनकी जमीन लेने की बात चल रही थी युद्ध के भीतर। तो ये सारी चीजें जो है बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो मिलकर है स्थितियों को और ज्यादा विकट बना रही है, जो किसी भी पार्टी को समझौते के करीब नहीं आ पा रही है। तो स्थिति यह है कि अभी बीच का कोई रास्ता, बीच का कोई ऐसा मुझे ना इस स्थिति को देखकर एक शेर याद आ रहा है कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और ये मैं कह रही हूँ पाकिस्तान के लिए, जो कहीं ना कहीं मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्लोबल प्लेयर बनने का ये सपना चकनाचूर होता हुआ नजर आया। निश्चित तौर पे पाकिस्तान ने जिस तरीके से हड़बड़ी में बिना ईरान का मूड समझे हुए, बिना स्थिति की विकटता को समझे हुए, जिस तरीके से उन्होंने आमंत्रित कर दिया कि ईरान और अमेरिका के विदेश मंत्री भी यहाँ आएंगे और इस्लामाबाद में बैठकर बात करेंगे, उसको उन्होंने इतना हाइप किया कि वो लग रहा था कि सस्ती लोकप्रियता लूटना उसका मकसद ज्यादा है, उसका कोई गंभीर प्रयास नहीं है। क्योंकि देखिए, गंभीर प्रयास होता है तो इस तरीके से अखबारों में बयानबाजी देकर गंभीर प्रयास नहीं किए जाते। क्योंकि देखिए, एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी अपने ट्विटर हैंडल, अपने ट्रूथ सोशल, इन माध्यमों से अपनी डिप्लोमेसी चलाते हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान, जो कि मध्यस्थता की भूमिका निभाता है, वह भी अगर इसी तरीके से करेगा तो निश्चित तौर पे ईरान के लिए काफी कह सकते हैं कि अविश्वास करने की स्थिति होगी। और ईरान ने निश्चित तौर पे पाकिस्तान के इस तरीके के ऑफर को ठुकरा दिया है, और ईरान लगता नहीं कि वो मानने वाला है कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जाके कोई बातचीत होगी जहाँ की ईरान के विदेश मंत्री जाएंगे और अमेरिका के विदेश मंत्री के साथ उनकी बात होगी। तो अब देखना है कि नया समीकरण कौन सा बनता है, नई मध्यस्थता या कोई भी शांति का प्रयास होगा, उसमें किस नेता या किस देश को बुलाया जाता है। लेकिन यह अभी अधर में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो जो अमेरिकी पायलट का पकड़ा जाना है, वो जनता में किसी जगह है वो, लेकिन अब ईरान की सरकार ने अवार्ड घोषित किया है कि उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिले उसको अवार्ड किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे अभी वो एक बहुत बड़ी बात है अमेरिका के लिए। अब देखते हैं उसको कैसे वो निपटते हैं, बिल्कुल कैसे उसे डील करता है। लेकिन अगर एक और कूटनीतिक सफलता की बात की जाए, जब हम LPG जहाज की बात करते हैं, ग्रीन सनवी, वो जल्द भारत पहुंचने वाला है। और ऐसे में जो लगातार पश्चिम एशिया की वजह से पूरा विश्व ऊर्जा की दिक्कतों से जूझ रहा है, वहीं भारत की आज भी जो स्थिति है वो काफी कंफर्टेबल है। अखिलेश, देखिए, निश्चित तौर पे भारत की जो डिप्लोमेसी है वो भारत की बहुत ही सस्टेन डिप्लोमेसी है। वो नी जर्क रिएक्शन में नहीं भरोसा करती रही है। वो लगातार भारत बहुत सोच समझ के या तो बयान लेता है या अपने मित्र या दुश्मन तय करता है। तो उस हिसाब से देखें तो भारत लगातार इस बात के प्रयास करता रहा है कि जो बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, डायलॉग और डिप्लोमेसी का यूज करके इस मसले को हल किया जाना चाहिए। और इस मसले को हल करने में निश्चित तौर पे देख रहे हैं कि लगातार डायलॉग और डिप्लोमेसी का ही यूज करने की कोशिश हो रही है, चाहे अमेरिका करे या ईरान करे या जो भी करते हैं। तो इस बात का क्रेडेंशियल है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ईरान ने इस बात को समझा है कि अगर कहीं शांति की बात होगी, अगर कहीं शांति का प्रयास होगा, तो उसमें भारत का जो एक फॉर्मूला है, जो डायलॉग और डिप्लोमेसी है, वही सबसे महत्वपूर्ण होगा। और आपने देखा कि हमने किसी एक पक्ष का साथ नहीं लिया, हम लगातार इस तरह की बातें करते रहे कि कहीं कोई एक्सेसेज नहीं हो, नागरिक ठिकानों पे हमले नहीं हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे हमले नहीं हो। तो इस बात ने भी ईरान को लगता है प्रभावित किया है। और ईरान इसी वजह से, हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की वजह से ईरान जो है हमारे जहाजों को आगे आने दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे पाकिस्तान से संयुक्त अरब अमीरात ने अपना $3.5 बिलियन कर्ज चुकाने के लिए कहा। अबू धाबी ने अब इन फंड्स की तत्काल वापसी की मांग की, जो कि साल 2019 में अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से पाकिस्तान के भुगतान संतुलन को स्थिर करने के लिए दिए गए थे। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान ने इस महीने के अंत से पहले कर्ज लौटाने का फैसला कर लिया। अधिकारी ने बताया कि यह कदम राष्ट्रीय गरिमा बनाए रखने के लिए उठाया गया।
भले ही इसका पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर बुरा प्रभाव पड़े। अधिकारी ने कहा कि राशि को जितनी जल्दी हो सके वापस कर दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के भंडार लगभग $16.3 बिलियन है। $3 बिलियन का भुगतान करने से भंडार में लगभग 18% की कमी हो सकती है, जो देश के बाहरी बफर और आयात कवर को महत्वपूर्ण रूप से कमजोर कर सकता है। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि भुगतान से भंडार पर असर पड़ेगा। इससे पहले पाकिस्तान में ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि भी दर्ज की गई है और पेट्रोल की कीमतों में 43% और डीजल की कीमतों में 55% की बढ़ोतरी हुई, जिसकी मार वहां की आम जनता लगातार झेल रही है। खबर महाराष्ट्र, जहां के नासिक जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। डिंडोरी के शिवाजी नगर इलाके में कल रात एक कार पानी से भरे कुएं में गिर गई, जिससे एक ही परिवार के 9 लोग मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार सभी लोग एक कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक ड्राइवर का वाहन जो था वो नियंत्रण से हट गया और कार सीधे कुएं में जा गिरी। कुआं पानी से भरा हुआ था, जिसकी वजह से किसी को बचने का मौका नहीं मिल पाया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। काफी मशक्कत के बाद कार को कुएं से बाहर निकाला गया, लेकिन अब तक सबकी जान जा चुकी थी। डिंडोरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। और अब बात क्रिकेट की। आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस की टीम आमने सामने। दोनों ही टीमों ने प्रतियोगिता में अपने सफर की शुरुआत जीत के साथ की। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स की टीम आमने सामने। गुजरात को पहले मैच में हार का दंश झेलना पड़ा, जबकि आरआर टीम ने जीत दर्ज की थी। और मिड डे प्राइम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।